हेलो स्टूडेंट्स, मैं एसपी राठौर आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्मार्ट शिक्षा पर। और आज हम लोग अपने पहले वीडियो के साथ आपके साथ जुड़ रहे हैं और हमारा जो पहला वीडियो है वो है आपके आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित है, जो आपके किसी भी परीक्षा में, खासकर आपके जो लोग भी टेट, सी टेट, सुपर टेट जैसी परीक्षाएं देने वाले हैं, ये उनके लिए खास है एकदम। इससे हमेशा ही प्रश्न आते रहे हैं। आधुनिक भारत के इतिहास, स्वाधीनता संग्राम से आप देखेंगे तो पिछली परीक्षाओं में भी, जो कि 68,500 भर्ती उत्तर प्रदेश की जो हुई थी और 69,000 की जो भर्ती हुई, उसमें भी 4 से 5 प्रश्न इस सेक्शन से रहे हैं। तो मैं उसी की शुरुआत करता हूं और बहुत बेहतर तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग इन सब चीज़ों को देखिएगा। इस टॉपिक को हम लोग थ्योरी के साथ देखेंगे और थ्योरी के कंप्लीट होने के साथ ही हम इसके क्वेश्चंस भी करेंगे। तो मैं बताता हूं आपको आधुनिक भारत का इतिहास क्या है, कहां से देखना है हमें। तो सबसे पहली शुरुआत होगी आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास। अब आप समझिए आधुनिक भारत का इतिहास है क्या वास्तव में। आधुनिक भारत के इतिहास की शुरुआत होती है तब जब भारत में औरंगजेब की मृत्यु होती है सन 1707 में। इससे पहले भारत में कुछ यूरोपीय कंपनियां आती हैं। वे भारत में आधुनिकता को लेकर के आती हैं। नए विचार, नई संस्कृतियां, नई तकनीक, ये सब भारत में आता है। तब भारत में आधुनिकता की शुरुआत होती है। यही आधुनिकता के बारे में हमें देखना है। लेकिन हमें देखना क्या है वास्तव में कि कौन सी वो यूरोपीय विदेशी कंपनियां थीं जो भारत आईं। भारत आकर के उन्होंने भारत में क्या किया, और एक विदेशी कंपनी उनमें से ऐसी साबित हुई जिसने भारत को ही अपना गुलाम, अपना उपनिवेश बना लिया और लगातार 200 साल से अधिक समय तक भारत पर शासन करती रही। इस कंपनी के विषय में भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन सी वो विदेशी कंपनियां हैं जो भारत में आती हैं। तो विदेशी कंपनियां कौन कौन सी हैं जो भारत में आती हैं। तो आधुनिक भारत में यदि हम देखें, सबसे पहले यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन देखते हैं हम लोग। मतलब यूरोप से कुछ कंपनियां भारत आती हैं। मैं एक छोटी सी स्टोरी बता दूं आपको कि यूरोप से भारत का व्यापार होता था, स्थल मार्ग से होता था। लेकिन इस स्थल मार्ग से कोई बहुत ज्यादा उन्नति नहीं हो रही थी। दूसरा, स्थल मार्ग से व्यापार करने का एक जगह थी जिस पर तुर्की का अधिकार हो गया था, कुस्तुनतुनिया। उस पर अधिकार होने कुस्तुनतोनोपोलिस करके एक बंदरगाह था जिससे होकर के यूरोप से भारत के लिए व्यापार होता था। परंतु उस पर जब तुर्की का अधिकार हो गया तो वो मार्ग बंद हो गया। यूरोप के लिए भारत का मार्ग, जो स्थल मार्ग था, वो बंद हो गया। तो व्यापार के लिए नए मार्गों की खोज शुरू की गई और उसी खोज को करने के लिए कुछ यूरोपीय लोग पूरी दुनिया में निकले और उनमें से एक व्यक्ति ऐसा है जो कि पहुंचेगा भारत। तो देखते हैं वो कौन है जो सबसे पहले भारत पहुंचते हैं। मैं आपको बताऊं, यूरोपीय कंपनियों में सबसे पहले नंबर पे जो भारत आती है वो हैं पुर्तगाली। भारत आने वाले सबसे पहले लोग कौन हैं? पुर्तगाली लोग हैं। पुर्तगाली पुर्तगाली वो पहले लोग हैं जो भारत आते हैं समुद्री मार्ग से। ऐसा नहीं है पहले यूरोपीय व्यक्ति नहीं है जो भारत आते हैं, उससे पहले सिकंदर भी आ चुका है। लेकिन समुद्री मार्ग से भारत कौन आ रहा है? सबसे पहले पुर्तगाली आ रहे हैं। और पुर्तगालियों के बाद दूसरे नंबर पर कौन आता है? दूसरे स्थान पर आते हैं आपके डच। डच वो दूसरे यूरोपीय व्यक्ति हैं जो कि भारत आते हैं समुद्री मार्ग से। और तीसरे व्यक्ति हैं आपके अंग्रेज। तीसरे व्यक्ति हैं अंग्रेज और चौथे हैं आपके डेनिस। और पांचवें नंबर पे भारत आते हैं फ्रेंच। ये क्रम है। आपसे कभी भी तमाम परीक्षाओं में पूछा गया है कि बताइए भाई कौन सबसे पहले भारत आया, पुर्तगाली आए, उसके बाद क्रम पूछा गया है कई एग्जाम्स में। तो क्रम भी आपको बताना हो सकता है। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिस और फ्रेंच लोग भारत आते हैं।
अब बात आती है कि ये आ कैसे रहे हैं, क्यों रहे हैं। मैं आपको और एक और चीज बता दूं कि जब भारत आते हैं तो भारत आने का कारण इनका व्यापार ही है, लेकिन भारत की परिस्थितियों के कारण ये भारत को अपने अधिकार में लेंगे। पुर्तगाली जब भारत आते हैं तो पुर्तगाली भारत कब आते हैं, ये क्रम आपने देख लिया। मैं इनकी तारीखें बता दूं आपको, तो पुर्तगाली 1498 में भारत आते हैं, डच भारत आते हैं सन 1602 में, और अंग्रेज भारत आते हैं सन 1608 में, और डेनिश भारत आते हैं सन 1616 में, और फ्रेंच भारत आते हैं 1664 में। यह है इनके आने का क्रम। इस बात को समझना होगा कि भाई कौन कब आ रहा है। ठीक है, तो कौन कब आ रहा है, पुर्तगाली आ रहे हैं आपके 1498 में, डच आते हैं 1602 में, अंग्रेज आते हैं 1608 में, डेनिश आते हैं 1616 में, और फ्रेंच आते हैं 1664 में। इतनी बात आपको याद रखनी होगी। इसके अलावा अब देखें, सबसे पहले हम एक एक करके इनके बारे में देखते चलते हैं कि पुर्तगालियों का क्या सीन रहता है। पुर्तगाली तो एक एक करके कब आए, कैसे आए, इनकी स्टोरी देख लेते हैं जरा। आने दीजिए सबको। आकर के ये क्या करेंगे भारत में, उसको लेकर के बात करते हैं। तो पुर्तगाली भारत आते हैं 1498 में। 1498 की बात है। पुर्तगाली एक व्यक्ति है जो कि पुर्तगाली नाविक, जिसका नाम है वास्को डी गामा। वास्को डी गामा वो पहला यूरोपीय व्यक्ति है जो कि क्या होता है, समुद्री मार्ग से भारत आया। आप देखिए, ये है अफ्रीका, यहां है यूरोप, यहां है आपका अरब का प्रायद्वीप, और इधर है आपका भारत। यूरोप से यानी पुर्तगाल से एक व्यक्ति पूरे अफ्रीका का चक्कर काटते हुए कहां पहुंचता है, कालीकट, भारत के पश्चिमी तट पर पहुंचता है। भारत के पश्चिमी तट पर यह है जगह एक कालीकट, यहां पर एक व्यक्ति पहुंचेगा पूरे यूरोप का चक्कर काटते हुए। यह अफ्रीका भी जाएगा। एक जगह है केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप, ये वो जगह है जहां से होकर के इस जगह को, अटलांटिक महासागर है ये, अटलांटिक, और ये है हिंद महासागर यहां। अब आप समझिए कि एक व्यक्ति यूरोप से पूरे अफ्रीका का चक्कर काटते हुए भारत पहुंचा है। कैसे पहुंचा, क्या क्या परिस्थितियां रहीं, उनके बारे में देखते हैं हम। ठीक है, तो देखिए, पुर्तगाली वास्को डी गामा है जो सबसे पहले पहुंचता है। कब पहुंचता है, 1498 में पहुंचता है। कहां पहुंचता है, भारत में। ये कालीकट पहुंचता है। कहां पहुंचता है, कालीकट। कालीकट पहुंचता है, और कालीकट की परिस्थितियां ये हैं। कालीकट में इसको पहुंचाने वाला कौन है, इसको सहयोगी कौन है इसका। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई इसका सहयोगी कौन है, तो इसको मार्ग बताने वाला, पथ प्रदर्शक, गाइड जो है वो व्यक्ति है, उसका नाम है अब्दुल मुनीक। अब्दुल मुनीक। अब आप समझिए, यह व्यक्ति आ रहा है। वास्को डी गामा भारत की खोज पर निकला है। भारत की खोज पर निकलते हुए इसने कहा, भारत की खोज पर निकलते हुए ये चक्कर लगाता है पूरे अफ्रीका का, और अफ्रीका में एक जगह है, जैसा कि मैंने बताया, केप ऑफ गुड होप नाम है इस जगह का। यहां से पार करते हुए अफ्रीका में भी ये कई जगह पर रुकने का प्रयास करता है, लेकिन आप ये जान लीजिए कि ये क्या करेगा, यहां पर इसको पहले से ही कुछ मुसलमान यहां के इनको क्या करेंगे, भगा देंगे, रुकने नहीं देंगे यहां पर। इसको फिर अरब सागर में कौन मिलेगा, अब्दुल मुनीक मिलेगा, जो कि इनको कहां ले जाएगा, कालीकट पहुंचने का मार्ग बताएगा, भारत पहुंचने का मार्ग बताएगा। भारत को सोने की चिड़िया कहा जा रहा है। यूरोप में यह बात पता चली है सबको कि भारत में बहुत अपार संभावनाएं हैं, अपार धन है, अपार किस्म की संभावनाएं उनको मिली हुई हैं। तो ये उसका लाभ उठाने यहां आते हैं। इनका उद्देश्य क्या है, पुर्तगाली नाविक 1498 में वास्को डी गामा कालीकट पहुंचता है और इसकी सहायता करता है अब्दुल मुनीक। कालीकट पे, कालीकट का शासक कौन है जो इनको स्वागत करेगा, देखिए
कालीकट का शासक है, कालीकट का शासक, कालीकट का शासक है जमोरिन। कौन है? जमोरिन। कालीकट का शासक जमोरिन वास्को डिगामा का भव्य स्वागत करता है। जब वो भव्य स्वागत करता है तो भैया एक बात जान लीजिए कि जब जिसका स्वागत करोगे तो हो सकता है विदेशी है, क्या भरोसा है किसी का, है ना। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं ना, मैंने पहले भी कई बार ये बातें मैं कहता रहता हूँ अक्सर क्लासेस में भी कि भाई ये दुल्हन की तरह आए थे अंग्रेज, उन्होंने क्या किया, दुल्हन की तरह आकर के पहले स्वागत होता है, बड़ा खुश होता है व्यक्ति, फिर वही दुल्हन के इशारों पर नाचता है। तो वही होगा, एक एक करके आएंगे, कब्जा लेंगे, फिर भाई साहब उसी के इशारों पर काम करना है। तो देखिएगा कैसे होगा। परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछता है कि यूरोप से भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की। मैं यहां आपको फिर से बता दूं कि वास्को डिगामा पहला यूरोपीय व्यक्ति है। वास्को डिगामा पहला यूरोपीय, ये क्या है? पहला यूरोपीय जो समुद्री मार्ग से भारत आया, जो समुद्री मार्ग से भारत आया, जो समुद्री मार्ग से भारत आया भाई, सबसे पहला यूरोपीय व्यक्ति। दूसरी बात, अब वास्को डिगामा कहां पहुंचा है? वास्को डिगामा पहुंचा है कालीकट। यह भी प्रश्न हो सकता है कि यह बताइए कि भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज, भारत के लिए यूरोप से समुद्री मार्ग की खोज किसने की? समुद्री मार्ग की खोज किसने की है? वास्को डिगामा ने की है। मैं वास्को डिगामा की स्टोरी पे ही आपको बताऊं तो ये पहुंचा है कालीकट, अब्दुल मुनीक की सहायता से। जमोरिन ने इसका भव्य स्वागत भी कर दिया है। अब बात आती है कि भाई यहां पर ये वास्को डिगामा भारत आया तो कितनी बार? वास्को 3 बार भारत आया। 3 बार भाई व्यापार करने आया था, आया फिर गया और उसके बाद फिर आया। उद्देश्य क्या है इसका? वास्को डिगामा का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है मसालों का व्यापार। मसालों का व्यापार करने के लिए आया है ये, और मसालों के व्यापार में इसको तमाम 60 गुने का लाभ हुआ। मतलब 1 लाख का माल खरीद के ले गया, वहां जाके 60 लाख का बेच दिया, तभी तो और लोग आएंगे। तो उद्देश्य है मसालों का व्यापार करना। वास्को डिगामा पहला यूरोपीय व्यक्ति है जो आ गया है भारत। अब देखते हैं और क्या हुआ ऐसा। देखिए और दूसरी चीज क्या होगी, अब होगा ये कि वास्को डिगामा के अलावा या वास्को डिगामा के साथ क्या हुआ? वास्को डिगामा ने 1502 में कोचीन में किला बनवाया। कोचीन में किला बनवा लिया भाई, कोचीन में बन गया किला वास्को डिगामा। इसके बाद आप देखिए अब क्या होगा। अब होगा ये कि दूसरा अगर आपसे पूछा जाए कि गवर्नर, पुर्तगाली गवर्नर, बात हो रही है पुर्तगाली गवर्नर कौन थे जो भारत आए, तो पुर्तगाली गवर्नर कौन कौन से हैं जो भारत आते हैं? तो पुर्तगाली गवर्नर में सबसे पहले नंबर पे आते हैं फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा ये पहला पुर्तगाली गवर्नर है जो क्या होता है? भारत आता है। अल्मीड़ा पहला पुर्तगाली गवर्नर है जो भारत आता है, फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। अल्मीड़ा ने भारत में क्या किया? अल्मीड़ा के बारे में याद रखिए, इसकी विशेषता यह है कि इसने भारत में कुछ काम किया है। वो ये है कि एक तो पहला पुर्तगाली गवर्नर है, ये बात याद रखनी है, पहला पुर्तगाली गवर्नर है। दूसरी बात, हिंद महासागर में ब्लू वाटर पॉलिसी इसकी फेमस है। हिंद महासागर में ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी इसने, ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू
वाटर पॉलिसी। पूछता है एग्जाम में कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसकी थी। अब आप सोच रहे होंगे होती क्या है ये, इसको कहते हैं शांत जल की नीति। शांत जल की नीति है ये क्या है, शांत जल की नीति। ब्लू वाटर पॉलिसी हिंद महासागर में इसकी शक्तिशाली था ये, इसने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई हिंद महासागर में। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा दूसरा गवर्नर। सेकंड नंबर पे कौन आता है, तो सेकंड नंबर पे भारत जो गवर्नर बन के आया वो था अल्बुकर्क। इस व्यक्ति का नाम है अल्बुकर्क, इसका नाम है अल्बुकर्क। कौन है ये, अल्बुकर्क। अल्बुकर्क भारत आया और अल्बुकर्क भारत आकर के कुछ करेगा भाई, देखिए ये भी क्या करता है। अल्बुकर्क इसने गोवा को जीता है, इसने गोवा को जीता। किससे जीता, बीजापुर से। इसने बीजापुर से गोवा को जीत लिया है। बीजापुर से गोवा को किसने जीता है, अल्बुकर्क ने जीता है। अल्बुकर्क की विशेषता क्या है, इसने क्या किया, देखिए इसने किया है काम जो बहुत जरूरी है बताना, यहां पर एग्जाम में क्वेश्चन भी आया इससे। वो क्या है कि गोवा को जीता, सती प्रथा पर रोक। सती प्रथा पर रोक, ये वो पहला यूरोपीय व्यक्ति या पहला व्यक्ति है भारत में जिसने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया है अपने क्षेत्र में। दूसरा काम इसका, भारतीय स्त्रियों से विवाह। भारतीय स्त्रियों से विवाह भी इसी ने शुरू किया। मतलब जो पुर्तगाली भाई आते थे, जो भी पुर्तगाली इंडिया आ रहे हैं, यहां रह रहे हैं, तो उनके साथ क्या करना है, उनको भारतीय स्त्रियों से विवाह के लिए प्रेरित कर रहा है। भाई ये बात समझिए कि ये एक बहुत खराब व्यवस्था है। इसी कारण से इनका विरोध होगा, क्योंकि भाई ये तो कुछ समय बाद चले जाएंगे, फिर क्या होगा। सती प्रथा ये व्यवस्था आज हमें खराब लगती है, लेकिन आप देखेंगे उस समय में सॉरी, उस समय के हिसाब से देखिए तो सती प्रथा एक पवित्र व्यवस्था थी जिसको इन्होंने रोक दिया, जिस कारण इनका विरोध होगा। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब बात आती है कि अल्बुकर्क, अल्बुकर्क की कहानी यहां समाप्त हो गई। तीसरे नंबर पर कोई आता है, और तीसरे नंबर पर भारत कौन आएगा, देखिए तीसरा यूरोपीय व्यक्ति या गवर्नर जो है, वो तीसरा गवर्नर आता है इनका नीनो डी कून्हा। कौन आता है, नीनो डी कून्हा भारत आता है। तीसरा व्यक्ति कौन है, नीनो डी कून्हा भारत आता है। नीनो डी कून्हा जो तीसरा गवर्नर है इनका, इसकी खास बात देखिए, गोवा को जीता है किसने, गोवा को जीता था अल्बुकर्क ने, लेकिन ये क्या करेगा, गोवा को पुर्तगाली साम्राज्य की राजधानी बना लेगा। पुर्तगाली साम्राज्य की राजधानी बनाएगा ये, पुर्तगाली साम्राज्य की राजधानी बना लेगा ये। अब आप ये समझ लीजिए कि एक एक करके भारत के सभी चीजों पर इनका अधिकार होगा। भारत के पूरे पश्चिमी तट पर पुर्तगालियों का यह अधिकार होगा। तो पुर्तगाल, अब बात आपसे कभी भी कोई भी पूछे भाई, प्रश्न आए कैसा भी, कि गोवा को किसने जीता है, तो अल्बुकर्क ने जीता है, लेकिन गोवा को राजधानी किसने बनाया है पुर्तगाली साम्राज्य की, वो नीनो डी कून्हा ने बनाया है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, क्लियर। दूसरी बात पे आते हैं अब। तो यहां तक बात हो गई। अब इसके बाद हम देखते हैं पुर्तगालियों की भारत को देन। पुर्तगालियों की भारत को देन क्या है, क्या देके गए हैं। पुर्तगालियों से भारत ने क्या सीखा, या वो यहां क्या लेकर के आए हैं, है ना। हमारे यहाँ तो ज़्यादा कुछ उस समय में अलग ही व्यवस्था चल रही थी। आप ये समझिए कि उस समय मुस्लिम शासन था। मुस्लिम शासन के समय में बहुत डेवलपमेंट नहीं हुआ भारत में। विदेशी आगमन के साथ नई नई चीज़ें पता चलेंगी, दुनिया भर के मार्ग खुलेंगे, तमाम चीज़ें आएंगी। देखते हैं क्या होता है उसी समय पर, ये क्या लेकर आए हमारे लिए।
पहली चीज क्या लेकर आए भाई, ये देखिए, नंबर 1, पुर्तगाली भारत में क्या लेकर के आए हैं? सबसे बढ़िया चीज लेके आए, प्रिंटिंग प्रेस। पुर्तगाली भारत में क्या लेकर आए हैं? प्रिंटिंग प्रेस लेकर के आए। 1556 में गोवा में पहली प्रिंटिंग प्रेस लगी। कहां लगी है? गोवा में। गोवा के जो पादरी थे उन्होंने ये प्रिंटिंग प्रेस लगाई थी। गोवा के जो पादरी थे उन्होंने पहली प्रिंटिंग प्रेस लगाई और पहली बुक भी छप गई। पहली बुक कौन सी है? बाइबल। कौन सी बुक छापी? बाइबल। यानी भारत में प्रिंटिंग प्रेस कौन लेके आया है? पुर्तगाली। कहां पर लगी है पहली प्रिंटिंग प्रेस? पहली प्रिंटिंग लगी है आपके गोवा में 1556 में। किसने लगाई थी? गोवा के पादरियों ने। और कौन सी बुक छापी थी सबसे पहले? भारत में छापी गई पहली पुस्तक कौन सी है? बाइबल। दूसरी चीज क्या करते हैं ये? दूसरी चीज लेकर के आते हैं भारत, आलू की खेती। आलू की खेती का प्रारंभ जो है पुर्तगालियों ने किया है। तीसरी चीज, तंबाकू की खेती। तंबाकू की खेती भी कौन प्रारंभ करता है भारत में? पुर्तगाली। और एक है गौथिक स्थापत्य कला। गौथिक स्थापत्य कला। अब समझिए हो क्या रहा है। प्रिंटिंग प्रेस आ गई, आलू की खेती। आलू है, पपीता है, अनन्नास है, मिर्च है। ये सब भारत में कौन लेके आता है? पुर्तगाली लेके आए हैं। भारत में नहीं होता था। हमारे यहां एक बढ़िया चीज होती थी, टिंडे, करेला, लौकी। ठीक है, ये सब भारत में होता था। आलू, ये पपीता, अनन्नास, मिर्च, मटर, गोभी, ये सब कौन लेके आते हैं? ये सब यूरोपीय लेके आते हैं भारत में। तंबाकू की खेती, भाई वाह, इससे बढ़िया क्या चीज लेके आएंगे? है जी। अब देखिए कितनी बढ़िया चीज लेके आए हैं। बाद में जहांगीर इससे इतना परेशान हो जाएगा कि रोक लगानी पड़ेगी, खुद खाने लगेगा इतना ज्यादा। गौथिक स्थापत्य कला की बात करते हैं। ये है क्या? गौथिक स्थापत्य कला, गोवा के आप चर्च देखिए तो उनकी इस तरीके की मीनारें होती हैं। ऊपर की जो छत होती है वो शीशे की बनी होती है, कांच की, और रंगीन कांच होता है। और उस रंगीन कांच में क्या बनी होती है? चित्रकारी होती है। उसी को गौथिक स्थापत्य कला कहा जाता है। रंगीन चित्रकारी कोई जो शीशे की बनी होती है उनको कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं अब। और क्या हुआ है? यानी कि अब पुर्तगाली आ गए और पुर्तगाली भारत में ये सब चीजें उन्होंने की। अब बात करते हैं और क्या हुआ। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे आते हैं। तो दूसरी यूरोपीय कंपनी जो भारत में आई है वो दूसरी यूरोपीय कंपनी है डच। डच। डच कब आए हैं? 1602 में। भारत आने का क्रम है इनका दूसरा, और ये 1602 में आते हैं। बात ऐसी है भाई कि जब पुर्तगाली आए, यहां से इतना ज्यादा मुनाफा कमाने लगे, तो वैसे ही समझो जैसे पड़ोसी का बच्चा ना बहुत ज्यादा तरक्की करने लगता है तो खुद के घर में भी ये कहने लगते हैं तू भी जा भाई, देख वो कहां जाके इतना पैसा कमा रहा है। ऐसी सबको जब पता चला पुर्तगाल इतनी तरक्की करने लगा है तो सब लोग आने लगते हैं। उसी क्रम में डच भी आते हैं। डच हैं कौन? सबसे पहला तो प्रश्न यही है कि डच हैं कौन? नीदरलैंड या हॉलैंड? कहां के लोग हैं? नीदरलैंड या जो हॉलैंड के लोग हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? डच कहा जाता है। वो लोग क्या कहलाते हैं? डच कहलाते हैं। दूसरी बात, डच के बाद क्या होगा? ये भारत आ गए सब। भारत आने के बाद क्या सिचुएशन है इनकी? भारत तो आ गए हैं, करेंगे क्या? इनका उद्देश्य क्या है? सूती कपड़े का व्यापार। सूती कपड़े का व्यापार करेंगे ये। किसका व्यापार करते हैं? सूती कपड़े का व्यापार। पुर्तगालियों ने किसका व्यापार किया? मसालों का। डच किसका करते हैं? सूती कपड़ों के व्यापार से रिलेटेड हैं। ठीक है, और क्या होगा इनका? देखिए अगली चीज, जो डच हैं, कौन सा डच है जो डच के रूप में सबसे पहले कौन आए भारत में? कार्नेलिस डी हाउटमैन। कौन आता है? कार्नेलिस डी हाउटमैन।
ये पहला डच है जो भारत आता है। दूसरी बात, नेक्स्ट है कार्नेलिस डी हाउटमैन एक पूरा ग्रुप लेकर के आता है अपना और इंडिया में आता है। डच हैं और बढ़िया से अपना आ गए व्यापार करना। पुर्तगालियों का प्रभाव इतना ज़्यादा था कि ये समझिए कि इन्होंने अपना न तो व्यापार मसालों का किया, मसालों का व्यापार क्यों नहीं कर रहे हैं, ये इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उस पर पुर्तगालियों का अधिकार था, एक तरीके से एकाधिकार था। दूसरा, पूरे भारत के पश्चिमी तट पर किसका अधिकार है, पुर्तगालियों का। इसलिए ये अपनी फैक्ट्री, जैसे पुर्तगालियों ने कोचीन में लगाई थी पहली फैक्ट्री, और इनकी पहली फैक्ट्री कहां होगी, जो इनकी पहली फैक्ट्री है वो लगेगी आपके मसूलीपट्टनम में। कहां पर, मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम एक जगह है आंध्र प्रदेश में। कहां पर, आंध्र प्रदेश में मसूलीपट्टनम। ये अपनी पहली फैक्ट्री वहां पर लगाएंगे, 1605 में लगाएंगे अपनी पहली फैक्ट्री। अब बात आती है भाई और क्या चीजें होंगी। कार्नेलिस डी हाउटमैन आ गया, पहली फैक्ट्री लग गई, इनका कपड़ों का व्यापार हो गया। डच, एक युद्ध हुआ था बेदरा का, इन्होंने भारत को क्यों नहीं कब्जा पाया, तो एक युद्ध हुआ बेदरा का युद्ध, और बेदरा का युद्ध हुआ था 1759 में। 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ। इस युद्ध की खास बात देखेंगे, देखिए बेदरा कहां है, बेदरा है बंगाल में, एक जगह है बेदरा बंगाल में। कहां पर है, बंगाल में। इस जगह पर युद्ध हुआ 1759 में, और इस युद्ध में अंग्रेजों ने, किसने, अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को डचों को पराजित कर दिया भाई, डचों को हरा दिया। डच हार गए इस युद्ध में, डच हार गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब तीसरे लोग आ जाएंगे फिर, अंग्रेज। जो तीसरे व्यक्ति हैं भारत आने वाले, वो कौन है, अंग्रेज। 1608 में भारत आते हैं। हालांकि इनसे जुड़ी हुई कुछ और बातें भी हैं जो जान लेनी चाहिए। अंग्रेज मुझे सबसे बढ़िया लगे इस मामले में कि इनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। ये भारत आए बड़ी तमीज के साथ, बहुत बढ़िया प्यार से पोलाइटली हमारे शासकों से मिले, उनसे परमिशन मांगी व्यापार की, और यहां आकर के ऐसे टिके कि उनको भगाने के लिए हमें पूरा लड़ाई, मतलब आंदोलन करना पड़ा पूरा। सैकड़ों हजारों लोग मारे गए, कितने क्रांतिकारी शहीद हुए इसमें, ठीक है। लेकिन इन्होंने कब्जाया भारत को। कैसे कब्जाया, तो सबसे पहली बात आती है कि अंग्रेज भारत आए 1608 में। इनकी एक कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। 1599 में इन्होंने अपनी कंपनी बनाई, लंदन में बनाई इन्होंने अपनी कंपनी। कहां पे बनाई है, लंदन। सन 1600 में व्यापार के अधिकार मिले इनको। क्या मिले, व्यापार के अधिकार मिल गए इनको, व्यापार के अधिकार मिले। कहां व्यापार करना है, पूर्व के देशों के साथ। पूर्व के देशों के साथ इनको व्यापार करने के अधिकार मिल गए भाई। आ गए, तो ये इंडिया नहीं आए, सबसे पहले ये व्यापार करने के लिए कहां गए, सबसे पहले व्यापार के लिए इंडोनेशिया गए। कहां गए, इंडोनेशिया। ये वहां पहुंचे, भारत नहीं आते हैं। इनको पता है कि अकबर का साम्राज्य है और पुर्तगाली बहुत शक्तिशाली हैं, इसलिए पहले भारत नहीं आते हैं, पहले कहां जाते हैं, इंडोनेशिया, वहां से व्यापार करते हैं। लेकिन जैसे ही इन्हें पता चलता है कि भाई भारत में 1605 में जब अकबर की मृत्यु हो जाएगी तब इंडिया आएंगे, तो उससे पहले भी अगर इनकी इससे रिलेटेड और भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछते हैं, वो भी मैं आपको बता दूं क्या है सीन इनका।
जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय ब्रिटिश महारानी कौन थी? ब्रिटिश महारानी थी, इनका नाम है ब्रिटिश महारानी का एलिजाबेथ। क्या नाम है? एलिजाबेथ प्रथम। मुगल सम्राट कौन है? भारत में तो मुगल उस समय है, तो उस समय मुगल सम्राट कौन है भाई? तो उस समय जो मुगल सम्राट हैं वो हैं आपके अकबर। उस समय मुगल सम्राट कौन है? अकबर है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई है। स्थापना के समय ये परिस्थितियां रहीं। अब बात करते हैं इन्होंने क्या क्या किया है। सब कुछ तो इन्हीं का पढ़ना है ना। मैं आपको बता दूं, एक खास खाका सा खींच देता हूं आपके दिमाग में कि ये कंपनियां आती हैं ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसी कंपनी है जो पहले अपने यूरोपीय कंपनी जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनको खत्म करेगी और धीरे धीरे करके भारत के जितने भी राज्य होंगे उन सबको क्या करेगी? अपने अधीन लेगी और एक दिन पूरे भारत को अपने कब्जे में लेगी, अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के लिए। क्योंकि भारत से कच्चे माल को यूरोप ले जाया जाएगा और वहां से तैयार माल फिर भारत लाया जाएगा। तो इस कारण से भारत आर्थिक दुष्चक्र में फंसेगा और भारत लगातार गरीब होता जाएगा। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब औरंगजेब के समय तक 1707 तक भारत दुनिया में नंबर 1 कंट्री है, जीडीपी में 27% की हिस्सेदारी है। उस समय पर भारत दुनिया का सबसे मतलब विश्व जीडीपी में हिस्सा है उसका, सबसे ज्यादा दुनिया में जीडीपी भारत का है। लेकिन आप देखिए जब अंग्रेज आते हैं तो ये सब भारत धीरे धीरे करके क्या होता जाएगा? गरीब देश बनता जाएगा और ब्रिटेन अमीर बनता जाएगा। ये सब काम ये करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पर देखें फिर, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई है। कौन आता है पहले? प्रथम अंग्रेज। प्रथम अंग्रेज से मतलब भारत आने वाला। स्थल मार्ग से। कौन आता है भैया? कौन है जो सबसे पहले भारत आता है? और उस व्यक्ति का नाम है जॉन मिल्टन हॉल। जॉन मिल्टन हॉल वो पहला अंग्रेज है जो भारत आता है, लेकिन स्थल मार्ग से आता है। समुद्री मार्ग से भारत आने वाला। समुद्री मार्ग से भारत कौन आएगा? तो समुद्री मार्ग से भारत आने वाला पहला अंग्रेज है कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस है। कब आता है ये? 1608 में आता है। कहां आता है? ये आता है जहांगीर के पास। कहां आता है ये? जहांगीर के पास, आगरा में। कहां आता है? जहांगीर के पास आता है, आगरा में। कहां आता है? आगरा में। जहांगीर मुगलों की राजधानी थी आगरा। जहांगीर आगरा के किले में रहता था, तो वहीं पर ये उससे मिलने के लिए आता है कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस की खास बात यह है कि आप समझिए अंग्रेज कितने बड़े मतलब खिलाड़ी रहे होंगे कि हॉकिंस ने जहांगीर से फारसी भाषा में बात की थी। मतलब एक अंग्रेज आदमी यूरोप से आ रहा है और वो मुगलों की राजभाषा फारसी में बात करता है। जानने को तो ये तुर्की भी जानता था। बाबर की आत्मकथा थी तुजुके बाबरी, जो तुर्की में लिखी थी उसने। इनको लगा कि तुर्की चलती होगी। कैप्टन हॉकिंस तुर्की सीख के आया, लेकिन तुर्की आके पता चला कि भाई साहब जब इंडिया पहुंचा ये तो पता चला कि मुगलों को तो तुर्की नहीं आती है, फारसी आती है। फारसी सीखी अगले आदमी ने, दोनों भाषाएं सीख ली। और तब आके जहांगीर थे, जहां हमारे राजा महाराजा जरा जरा सी बात पर खुश होकर अपनी मालाएं उतार के जो देते ना, लो
वहां तो एक यूरोपीय व्यक्ति आ गया और वो कह रहा है कि मतलब फारसी में आके बात कर रहा है। अंग्रेज जहांगीर कितना खुश हुआ होगा सोचिए, इतना खुश हो गया भाई। मतलब बर्बाद कैसे हुए ये लोग, ऐसे ही तो हुए हैं, ऐसे ही बर्बाद हुए हैं। आप समझिए जहांगीर ने क्या किया, हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि दे दी। इंग्लिश खां की उपाधि मिल गई भाई को, ये भी खुश। और लो 400 का मनसब, 400 का मनसब। मुगलों में अकबर ने मनसबदारी प्रथा शुरू की थी, बड़े बड़े मनसब हुआ करते थे। तो 400 ऐसे समझ लीजिए कि 400 गांव थे जो कि किसको दे दिए गए, हॉकिंस को दे दिए। ले बेटा रख, मतलब बाप के हैं, दे दो, क्या समस्या है। तो यही हुआ भैया। अब आप समझिए कितनी समस्याएं होंगी इससे। कैप्टन हॉकिंस आ गया 1608 में। एक और बात मैं बता दूं, ये हेक्टर नामक जहाज से आया था, हेक्टर जहाज से यह आया था, हेक्टर जहाज से। किससे आया है, हेक्टर नामक जहाज से। चलिए इसके अलावा देखें, एक और दूसरा व्यक्ति आ जाता है। कौन आ रहा है भाई, तो अगला व्यक्ति है 1615 की बात है, टॉमस रो। टॉमस रो, जब टॉमस रो आया तो यह भी किससे मिलेगा, जहांगीर से। टॉमस रो अजमेर में जहांगीर से मिला, लेकिन इस बार आगरा नहीं बल्कि क्या है, अजमेर में ये जहांगीर से मिला। अजमेर में जहांगीर से मिल लिया भाई, वेरी गुड। अजमेर में जहांगीर से कौन मिला है, टॉमस रो। कौन कब आया, 1615 में आया है। अब समझिए, बात करें पहली फैक्ट्री की। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री कौन सी लगेंगी। तो देखिए पहली फैक्ट्री नंबर एक फैक्ट्री स्थापित होगी 1613 में। कहां पर, 1613 में फैक्ट्री स्थापित करेंगे ये सूरत में। ये पहली स्थायी फैक्ट्री है। पहली स्थायी फैक्ट्री। इसके अलावा याद रखना है 1611 में एक फैक्ट्री स्थापित हुई थी, मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम। मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में ही है। यह फैक्ट्री अस्थायी है, इसीलिए जब भी परीक्षा में प्रश्न पूछेगा तो सूरत की फैक्ट्री को ही भारत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री का दर्जा दिया जाता है। कारण क्या है, क्योंकि मैं आपको एक छोटी सी यहां घटना बता दूं कि 1612 में स्वाली का युद्ध हुआ था। स्वाली गुजरात में, सूरत के पास एक जगह है, स्वाली का युद्ध। क्या हुआ है, स्वाली का युद्ध हुआ है। और इस स्वाली के इस युद्ध में क्या हुआ कि अंग्रेज एक कप्तान है, अंग्रेज कप्तान बेस्ट ने पुर्तगालियों को हरा दिया भाई, पुर्तगालियों को हरा दिया। किसको हरा दिया, पुर्तगालियों को हरा दिया है। इस बात से जहांगीर इतना खुश हो गया कि उसने सूरत में अंग्रेजों को स्थायी फैक्ट्री लगाने की परमिशन दे दी थी। ठीक है, तो यह भी प्रश्न परीक्षा में पूछा गया, कौन था वो जिसने हरा दिया, तो ये कौन है, कैप्टन बेस्ट है। अब 1611 1613 की बात हो गई। अब देखिए 1615 में टॉमस रो भी आ गया है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद तो हम पूरे इतिहास में किसकी कहानी पढ़ने वाले हैं, अंग्रेजों की। ठीक है, तो अभी इनका जो परिचय था वो हो गया है यहां तक। आगे देखते हैं इसके बाद क्या सिचुएशन होगी। ठीक है,
हमने आज किस किस के बारे में पढ़ा, मैं एक एक करके आपको बताता चलता हूं। देखिए, तो आज हमने जो बातें की वो किस किस के बारे में की हैं, देख लीजिए। देखिए, यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन हुआ है। कौन कौन सी यूरोपीय कंपनियां भारत आई हैं? सबसे पहले भारत आने वाले हैं पुर्तगाली व्यक्ति। कब आते हैं? 1498 में आते हैं। भारत आने वाला पहला यूरोपीय व्यक्ति कौन है? वास्को डी गामा है। ये पहला यूरोपीय व्यक्ति है जो समुद्री मार्ग से क्या होता है, भारत आता है। यह भी कह सकते हैं कि भारत के लिए यूरोप से समुद्री मार्ग की खोज करने वाला व्यक्ति कौन है? वास्को डिगामा है। वास्को डिगामा भारत में कहां पहुंचता है? कालीकट, केरल, त्रावणकोर कहते थे उस समय पर, वहां पर एक छोटी सी जगह है कालीकट, और वहां पर पहुंचता है। वास्को डिगामा की मदद करता है एक अरब सागर का एक व्यापारी है, ये भी अब्दुल मुनीक है, जो उसको भारत पहुंचने में मदद करता है। कालीकट का शासक उस समय कौन था? जमोरिन था, जो कि किसकी मदद करता है? बहुत ज्यादा भव्य स्वागत करता है वास्को डिगामा का। वास्को डिगामा भारत आता है, जाता है, फिर आता है, फिर जाता है। ये 1524 में लास्ट भारत आया है, 1498, उसके बाद में ये 1502 में, उसके बाद 1524 में। फाइनली ये कोचीन में अपना किला स्थापित करेंगे। और इनका प्रमुख उद्देश्य क्या है? परीक्षा में यदि पूछा जाए कि यूरोपियों का या पुर्तगालियों का भारत में उद्देश्य क्या था? मसालों का व्यापार करना, काली मिर्च खास करके व्यापार का उद्देश्य था। अब देखिए, 1502 में कोचीन में किला बनवाया। किसने बनवाया था? यह किला बना था, जो यही पहली फैक्ट्री है जो कि वास्को ने बनवाई थी। किसने बनवाई थी? वास्को ने बनवाई थी ये। और वास्को डिगामा का ये किला बना हुआ है कोचीन में। पुर्तगालियों ने गवर्नर बनाकर के भारत भेजे हैं। किस किस को भेजा है? तो सबसे पहला गवर्नर जो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा है, ये 1505 में भारत आता है, 1509 तक भारत में रहता है। तारीखें बहुत ज्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है, महत्वपूर्ण बात है कि इन्होंने किया क्या। अल्मीडा आ गया, पहला पुर्तगाली गवर्नर है। हिंद महासागर में इसने एक पॉलिसी चलाई जिसका नाम है ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल की नीति। यह इतना शक्तिशाली था कि इसने कई शासकों को पराजित करने के बाद में वहां पर एक शांति स्थापित कर दी थी, इसलिए इसे शांत जल की नीति कहते हैं। दूसरा पुर्तगाली गवर्नर कौन बन के आया है? वो है अल्बुकर्क। दूसरा कौन है? अल्बुकर्क। अल्बुकर्क की खास बात क्या है? इसने गोवा को जीत लिया है बीजापुर के आदिल शाह से। बीजापुर के आदिल शाह से इसने किसको जीत लिया है? इसने जीत लिया है गोवा को। और इसने गोवा को जीत लिया और साथ में अपने क्षेत्र में, यानी कि पश्चिमी तट पर, इन्होंने गोवा में और कोचीन और केरल में सती प्रथा को रोक दिया। परीक्षा में कभी भी पूछे भारत में सती प्रथा को रोकने का प्रयास सबसे पहला किसने किया था? तो सबसे पहला प्रयास सती प्रथा को रोकने का किया है अल्बुकर्क ने। इसने एक और पॉलिसी चलाई कि जो यूरोपीय पुर्तगाली भारत आते थे उनको कहा कि आप यहां भारतीय स्त्रियों से ब्याह कर लीजिए, उनके साथ सेट हो जाइए। और लेकिन समस्या ये थी कि ये फिर वापस चले जाते थे, इसलिए विरोध भी होगा। यहां एक और बात, अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट है, तीसरा गवर्नर कौन आता है? तो तीसरे गवर्नर के रूप में आता है नीनो डी कूना। अल्बुकर्क ने जिस गोवा को जीता था, इसने उसे पुर्तगाली साम्राज्य की राजधानी बना लिया है। पुर्तगाली भारत आए हैं तो भारत से गए हैं, तो इस बीच वो क्या करके गए हैं? भारत में प्रिंटिंग प्रेस लेके आए हैं, आलू की खेती लेके आए, तंबाकू की खेती लेके आए, गौथिक स्थापत्य कला लेके आए हैं। प्रिंटिंग प्रेस 1556 में लगाई गई भारत में। भारत की सबसे पहली प्रिंटिंग प्रेस कहां लगी है? गोवा में लगी है। 1556 में गोवा के पुर्तगाली पादरियों ने लगाई है और पहली बुक छापी है बाइबल। पहली बुक कौन सी छापी थी? बाइबल। आलू की खेती प्रारंभ की है। इससे पहले भारत में आलू नहीं चलता था। हम लोग जो खाते शकरकंदी खाते थे आर्यकाल में, ठीक है ना, उस समय पर ये चलता था। हमारे यहाँ तो मैंने आपको जैसे पहले बताया कि हमारे यहाँ तो टिंडे होते थे, करेला होता था। हमारे यहाँ ये सब चीजें नहीं। मटर, आपका मटर, गोभी, ब्रोकली, कॉफी, ये सब चीजें विदेशों से आई हैं। अनानास, पपीता और अनार, ये सब विदेशों से आया है। हमारे यहाँ होते टिंडे और हमारे यहां लेकर के आ गए आलू। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज लेके आए तंबाकू। इतना समझ लीजिए, हिंदुस्तान में इन दो चीज के बिना काम नहीं चल रहा आजकल, ना आलू के न तंबाकू के। है जी,
तो भैया इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें हैं, मैंने आपको बता दिया ये कि इसमें बताऊंगा जब जहांगीर देखेंगे ना, जहांगीर के बारे में पॉइंट देखेंगे, तब मैं आपको छोटा सा बता दूंगा कि इतना नशेड़ी हो गया था जहांगीर कि दरबार में नशा करके आ जाता था, तो तंग आ गया भाई, उसके दरबारी नशा करते थे, बैठ के तंबाकू खा रहे हैं, तो फाइनली अगला आदमी क्या करेगा, बैन कर देगा तंबाकू और नशे की हर चीज को। ठीक है, तो तंबाकू की खेती लेके कौन आया है, पुर्तगाली। गौथिक स्थापत्य कला मैंने आपको बता दिया, जो चर्च होता था उसके ऊपर में रंगीन कांच के शीशों की छत बनी होती थी, गोवा के चर्चों को आप देख सकते हैं, तो वहां पर ये चीजें होती थी, तो इसको गौथिक स्थापत्य कला कहते हैं। तो ये है पुर्तगालियों की। पुर्तगालियों के बारे में मैंने आपको अभी बता ही दिया था कि स्वाली के युद्ध में ये पराजित हो गए, स्वाली के युद्ध में ये पराजित हो गए हैं, इस कारण से इन्हें इंडिया से जाना पड़ेगा। और जाएंगे कहां पर पुर्तगाली, कभी पूछ दे कोई कि पुर्तगाली कहां चले गए थे भारत छोड़ के, तो ब्राजील चले गए थे ये लोग, इनको मौका मिल गया था ब्राजील, वहीं से तो लेकर के आए थे ये आलू। ठीक है, तो ये चीज हुई है यहां पर। नेक्स्ट की बात करते हैं, डच। अगले व्यक्ति कौन है जो भारत आए हैं, दूसरे नंबर पर भारत आने वाले हैं डच, है जी। तो कहते हैं ना कि पड़ोसी जब तरक्की करने लगता है तो अपने घर वाले कहते हैं कि तू दिन भर डला रहता है, नहीं चला जा कहीं, देख कहां से पैसा ला रहे हैं इतना कमा के, तो अगला आदमी भी चला जाता है। तो वैसे ही हुआ, देखा कि अगले आदमी का भाई 2 मंजिला मकान बन गया, 3 मंजिला, तो ये भी जा रहा है, अब तो ये भी आ गया यूरोप में। दूसरे व्यक्ति हैं डच। डच कहाँ के लोग हैं, नीदरलैंड के, या हॉलैंड कहते हैं जिसे, वहां के लोगों को डच कहा जाता है। 1602 में ये लोग भी इंडिया आ गए। लेकिन पुर्तगालियों का चूंकि व्यापार पर कब्जा था मसालों के, तो इसलिए मसालों का व्यापार नहीं करते हैं, सूती कपड़े का व्यापार करते हैं। किसका व्यापार करते हैं, सूती कपड़े का, कॉटन। भारत तो अमीर है, हर मामले में नंबर 1 था उस समय, तो कॉटन के उपज में भी हम नंबर 1 थे, तो ये सूती कपड़े का व्यापार करते हैं। और पहला डच जो भारत आया उसका नाम था कार्नेलिस डी हाउटमैन या हस्तमान। पहली फैक्ट्री ये देखिए, पश्चिमी तट पे नहीं लगाएंगे, पूर्वी तट पे लगाएंगे, मसूलीपट्टनम में, जो कि कहां है, आंध्र प्रदेश में, इसी को कहते हैं मछलीपट्टनम भी। अब होगा क्या, डचों की स्थिति खराब हो जाएगी बेदरा के युद्ध में। बंगाल में जगह है बेदरा, और यहां पर स्थिति खराब हो जाएगी इस युद्ध में। 1759 के इस युद्ध में अंग्रेज क्या करेंगे, डचों को हरा देंगे, और डच इंडिया छोड़ के कहां चले जाएंगे भैया, अपने घर वापस। ये सीन बनेगा। नेक्स्ट देखें, हमने और क्या देखा था, हमने देखा तीसरे नंबर पर भारत आए थे अंग्रेज। अंग्रेजों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया नामक कंपनी बनाई थी 1599 में लंदन में, जिसे सन 1600 में वहां की ब्रिटिश हुकूमत ने, महारानी ने क्या किए थे, व्यापार के एक अधिकार दिए थे सन 1600 में। पूर्व के साथ ये व्यापार कर सकते हैं, ये एकाधिकार दे दिया था, और ये सबसे पहले व्यापार करने के लिए इंडोनेशिया पहुंचते हैं। तो स्थापना के समय यदि कुछ बातें ये ध्यान रखनी है कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो उस समय ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी। उस समय भारत में अकबर का साम्राज्य था। लेकिन याद रखेंगे कि जब अंग्रेज भारत आते हैं उस समय भारत में अकबर नहीं है, कौन है, जहांगीर है। क्योंकि अब देखिए, प्रथम अंग्रेज भारत आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन है, जॉन मिल्टन हॉल। कौन है भाई, जॉन मिल्टन हॉल। लेकिन याद रखें ये स्थल मार्ग से, यानी रोड, बाई रोड आया है, ठीक है। और हम बात करेंगे समुद्री मार्ग से भारत आने वाला पहला अंग्रेज कौन है, कैप्टन हॉकिंस। कब आया, 1608 में आया। हेक्टर नामक जहाज में बैठ के आया। ये कौन बनेगा करोड़पति, 50 लाख का सवाल था। एक हेक्टर नामक जहाज को कौन चला रहा था, कैप्टन हॉकिंस। जो कैप्टन होगा वही तो चलाएगा, है जी। तो कैप्टन हॉकिंस जहांगीर से मिला है। कहां मिला है, आगरा में, क्योंकि मुगलों की राजधानी उस समय कौन सी है, आगरा। कैप्टन हॉकिंस ने जहांगीर से, देखिए कैप्टन हॉकिंस ने क्या किया है, जहांगीर से किस भाषा में बात की है, फारसी भाषा में। हालांकि इस भाई को आती तुर्की भी थी, लेकिन चूंकि मुगलों की राजभाषा क्या थी, फारसी, इसलिए फारसी में बात करता है। इतना खुश हो जाता है जहांगीर कि हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि दे देगा, और साथ में 400 का मनसबदार भी बना देगा इसको, ठीक है। ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। 1615 में टॉमस रो आता है अपनी कुछ और मांगों को लेकर के, और अजमेर पहुंचता है, और वहां जाकर के जहांगीर से मिलता है। उस समय जहांगीर अजमेर में था, जो अजमेर शरीफ की दरगाह है वहां गया हुआ था।
भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर फैक्ट्रीज की बात करी जाए तो देखिए, बेशक 1611 में मछलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री तो स्थापित हुई है, लेकिन ये अस्थायी है। इसीलिए जब भी किसी परीक्षा में प्रश्न आता है तो 1613 सूरत की फैक्ट्री को ही पहली फैक्ट्री का दर्जा दिया जाता है। और इसको जहांगीर ने परमिट किया था, क्योंकि वो खुश हुआ था जब 1612 में स्वाली के युद्ध में अंग्रेज कप्तान बेस्ट ने पुर्तगालियों को हरा दिया था। इस बात से खुश होकर के उसने यहां पर सूरत में इनको फैक्ट्री लगाने का अधिकार दे दिया था। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए हमने देखा है कि अंग्रेज जो आए हैं, हमने 3 कंपनियों के बारे में देख लिया। सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, अंग्रेज आए। अभी में हमें देखना है किसके बारे में, डेनिस के बारे में देखना है, इसके बाद हमें फ्रेंच के बारे में देखना है। तो ये बातें भी करेंगे और उसके बाद हम पूरे इतिहास को एक एक करके पॉइंट्स में पढ़ते जाएंगे कि ब्रिटिश कैसे भारत को कब्जाएंगे। क्योंकि अभी भारत की परिस्थितियों पर चर्चा नहीं की है मैंने। जैसे ही मैं आपको अगले क्लास में भारत की परिस्थितियों के विषय में भी चर्चा करूंगा, बताऊंगा कि भारत की क्या परिस्थितियां थी और किस प्रकार भारत को उन्होंने कब्जे में ले लिया। ये बहुत जरूरी है। साथ ही आप इस क्लास को बहुत अच्छे से, मैं जो लोग भी इस चैनल पर हमारी क्लास ले रहे हैं उनसे यही कहूंगा कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने ग्रुप्स में जो भी हैं उनमें शेयर करें, जिससे कि जल्दी से जल्दी हम लाइव क्लास के साथ भी आपसे जुड़ना चाहते हैं तो जल्द ही तभी दे पाएंगे लाइव क्लास जब हमारे सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि अपने ग्रुप्स में शेयर करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। ठीक है, तो आज के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली क्लास में।